हेलो, मेरा नाम है धीरेन्द्र। कैसे हो आप सभी के सभी? उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज की जो वीडियो होने वाली है ये कंपनी एनालिसिस के ऊपर बात होने वाली है। फंडामेंटल इन्वेस्टमेंट में ना, जो फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं किसी कंपनी का कि इस कंपनी में मुझे पैसा लगाना है कि नहीं लगाना, तो उसमें कंपनी एनालिसिस एक टॉपिक आता है। हमने इकोनॉमिक एनालिसिस कैसे करते हैं उसके ऊपर बात कर रखी है। इंडस्ट्री एनालिसिस कैसे करते हैं उसके ऊपर भी बात कर रखी है। तो कंपनी एनालिसिस की बात करेंगे। बाकी अगर आप वो दोनों वीडियो देखना चाहते हो या और भी वीडियो देखना चाहते हो तो आप चुपचाप आपको जाना है फंडामेंटल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट की प्लेलिस्ट पे। सारी आपको वीडियोस वहां मिल जाएंगी। ठीक है। इस वीडियो के आपको नोट्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप वहां से नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हो, बिल्कुल फ्री है। चलिए बिना कोई देरी के शुरू करते हैं। और सबसे पहले आप हम बात कर लेते हैं दरअसल कंपनी एनालिसिस होता क्या है। कंपनी एनालिसिस में हम बेसिकली देखते हैं कि जो भी हमारी कंपनी की परफॉर्मेंस के बेस पे हम डिसाइड करते हैं कि इस कंपनी में मुझे पैसा लगाने के लिए लगाना। तो हम क्या देखते हैं? परफॉर्मेंस ऑफ कंपनी। कंपनी की परफॉर्मेंस देखते हैं, उसके बेस पे डिसाइड करते हैं कि इस कंपनी में पैसा लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए। उसके बेस पे हम बहुत सारे मेजरमेंट करते हैं। परफॉर्मेंस देख के कई सारी मेजरमेंट करते हैं, अलग अलग फॉर्मूलेस के थ्रू, अलग अलग रेशियोज के थ्रू, जिसके थ्रू मैं डिसाइड करूंगा इस कंपनी में मुझे पैसा लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए। हमारे बेसिकली दो ऑब्जेक्टिव होते हैं इस कंपनी एनालिसिस में। पहला होता है कि या तो मुझे एक्सपेक्टेड अर्निंग मिल जाए, यानी कि अगर मैं एक शेयर में पैसा लगाने वाला हूँ कंपनी में तो मैं कितना कमाऊंगा उसके बारे में जानकारी मिल जाए। या फिर मैं ये जान सकूं कि मेरी शेयर की एक्चुअल में वैल्यू क्या है, ट्रू इकोनॉमिक वैल्यू क्या है। उसको बोलते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू, कि एक्चुअल में उस शेयर की वैल्यू क्या है वो मैं जान सकूं। इसलिए हम करते हैं, दो ऑब्जेक्टिव होते हैं। या तो मैं जान सकूं कि एक्सपेक्टेड अर्निंग क्या होती है मेरे शेयर की, कितने पे पैसा कमाऊंगा। दूसरा होता है कि मैं इंट्रिंसिक वैल्यू, एक्चुअल में शेयर की वैल्यू क्या है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि शेयर मार्केट में वैल्यू कुछ और चल रही होती है और कंपनी की वैल्यू, कंपनी की एसेट और लायबिलिटी के हिसाब से उसकी वैल्यू कुछ और होती है। और सबसे बड़ा एग्जांपल तो यही है अदानी शेयर का। जो आपको पता है कि अदानी पे जो सबसे बड़े इंजाम लगे थे वो क्यों लगे थे? क्योंकि अदानी के शेयर पे सबसे बड़ा इंजाम था कि उनके शेयर इन्फ्लेटेड है। यानी कि शेयर मार्केट में उनके शेयर की जो वैल्यू है वो बहुत ज्यादा दिखा रहा है, एक्चुअल में उसकी शेयर की वैल्यू उतनी ज्यादा नहीं है। तो ये अदानी का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है इसके केस में। और ये तो आपने न्यूज खुद भी आपने पढ़ी होगी, देखी होगी, है ना? तो अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं इसी की बात कर लेता हूँ, इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है। देखो यहाँ पर आपको नोट्स में भी मिल जाएगी कि इंट्रिंसिक वैल्यू इज अ मेजर ऑफ व्हाट एन एसेट इज वर्थ। एक्चुअल में वो एसेट की वैल्यू है क्या। एसेट है ना, शेयर, कोई भी वैल्यू हो सकती है उसकी, एसेट मतलब कोई भी चीज, उसकी एक्चुअल में वैल्यू है क्या। तो दिस मेजर इज अराइव्ड बाय मीन्स ऑफ ऑब्जेक्टिव कैलकुलेशन। ये कैलकुलेशन के हिसाब से होता है। और इसमें हम क्या देखते हैं, इंट्रिंसिक वैल्यू इज डिफरेंट फ्रॉम करंट मार्केट वैल्यू। जो करंट मार्केट वैल्यू होती है उससे बिल्कुल डिफरेंट होता है इंट्रिंसिक वैल्यू। अब ये निकलता कैसे है, इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है। हम ये निकलता कैसे है ये नहीं देखेंगे, उसके ऊपर अलग टॉपिक्स है। लेकिन अभी हम सिर्फ समझ रहे हैं कि होता क्या है। तो उसमें हम कंपेयर करते हैं कि करंट प्राइस कैन गिव इन्वेस्टर एन आइडिया वेदर द एसेट इज अंडर वैल्यूड और वैल्यू। कहने का मतलब हम इसमें क्या करते हैं, एसेट की प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं। हम बेसिकली क्या करते हैं, हम ये चेक करते हैं कि उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या है। फॉर एग्जांपल, एक शेयर मार्केट में 150 रुपए का चल रहा है, बट आपने उसकी आज प्रेजेंट वैल्यू निकाली कि आज उसकी वैल्यू 100 रुपए की है सिर्फ। मतलब कंपनी के एसेट लायबिलिटी को देखते हुए आपने ये देखा कि इसकी आज की जो वैल्यू है वो 100 रुपए की है सिर्फ। तो इसका मतलब वो शेयर ओवर वैल्यू है, तो आप ये देखते हो। तो इस वजह से इंट्रेंसिक वैल्यू से आपको आइडिया लग जाता है कि ये शेयर ओवर वैल्यू है या अंडर वैल्यू है। जैसे कि अगर वही शेयर 150 रुपए की जगह मार्केट में 90 रुपए का चल रहा है,
तो इसका मतलब एक्चुअल में तो शेयर की वैल्यू 100 रुपये है, बट मार्केट में कम का रेट पे ये बिक रहा है, तो इसका मतलब ये शेयर अंडर वैल्यू है। तो ये समझ में आ रहा है, इंट्रिंसिक वैल्यू बेसिकली प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं हम शेयर की, कि इसकी रियल वैल्यू क्या चल रही है, ताकि मैं कंपेयर कर सकूं कि वो शेयर ओवर वैल्यू है या अंडर वैल्यू है, उसके साथ डिसीजन ले सकूं कि मुझे शेयर में पैसा लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए। तो इंट्रिंसिक वैल्यू बहुत सारा डिपेंड करती है एक्सपेक्टेड अर्निंग के ऊपर, कि मेरा ये शेयर कितना पैसा देगा, एक्सपेक्टेड अर्निंग क्या है, डिविडेंड क्या है, उसके ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करती है। कितना पैसा कमाने वाला हूँ इस शेयर पे, उसके हिसाब से मैं निकालूंगा कि इसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या है, डिविडेंड कितना देती है कंपनी, और एक्सपेक्टेड अर्निंग क्या है। एक्सपेक्टेड अर्निंग भी बहुत ज्यादा डिपेंड करती है कंपनी के सेल्स के ऊपर, कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन के ऊपर, कंपनी का फाइनेंशियल स्ट्रक्चर क्या है, ऑपरेटिंग लेवरेज, ऐसे कई सारी चीजें होती है। अब ये सारी इंफॉर्मेशन कैसे पता करेगी, यानी कि कंपनी के सेल्स, ये जो कंपनी का, कंपनी मुझे अर्निंग कितना देगी, कंपनी की अर्निंग कितनी हो रही है, ये सब इंफॉर्मेशन कैसे समझ में आती है, इन सब चार चीजों से। कंपनी की जितने भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है वो समझ में कैसे आएगी आपको, या तो आपको देखना पड़ेगा इनकम स्टेटमेंट, जिसको बोलते हैं ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट से आपको समझ में आ जाएगा कंपनी पैसा कितना कमा रही है, ठीक है, कंपनी के खर्चे क्या है, कंपनी की इनकम क्या है। बैलेंस शीट से समझ में आ जाएगा कि कंपनी के एसेट्स और लायबिलिटीज कितने हैं। एसेट्स और लायबिलिटी की पोजीशन समझ में आ जाएगी, यानी कि फाइनेंशियल पोजीशन, आर्थिक स्थिति क्या है कंपनी की। और तीसरा होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट, कि कंपनी का कैश कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, वो आपको देखने के लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट होती है। और बाकी होता है नोट्स, नोट्स टू फाइनेंशियल अकाउंट स्टेटमेंट होता है कि अगर कोई कंपनी ने कुछ ऐसी ट्रांजेक्शन है जो रिकॉर्ड नहीं कर पाए, उसको नोट्स में लिख देती है, या कुछ ऐसे चीजें हैं जो अलग से बताना जरूरी है, जैसे कहीं से मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया था कहीं से, उसको मैंने फाइनेंशियल अकाउंट में नहीं लिखा, तो मैं यहाँ बताऊंगा। या कोई बात है जो कि मुझे बतानी जरूरी है, जो कि मैं बता नहीं पाया अकाउंट्स के अंदर, तो मैं नोट्स में बताता हूँ, ठीक है। इन चार चीजों से मैं कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू को पता करूंगा, या आप कह सकते हो कि कंपनी के डिसीजन लूंगा, कि कंपनी के बारे में पूरा समझूंगा कि मैं कंपनी में पैसा लगाऊं या ना लगाऊं। अब मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ ऐसे कई सारे फॉर्मूले, कई सारे रेशियोज, जो कि हम इन कंपनी के इन चार चीजों से निकालते हैं। कंपनी से जितनी भी इंफॉर्मेशन मिलेगी उससे हम कुछ फॉर्मुलेस बनाएंगे, कुछ रेशियोज बनाएंगे, जिसके बेस पे मैं डिसाइड करूंगा कि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है, कंपनी की सोल्वेंसी यानी कि पैसा पे करने की एबिलिटी, ठीक है, एबिलिटी टू पे, सोल्वेंसी का मतलब होता है कि क्या कंपनी लोन को वापसी दे पाती है, क्या कंपनी की लिक्विडिटी अच्छी है, मतलब क्या, कि कंपनी क्या इजीली कन्वर्ट कर पाती है अपना पैसा कैश में, ये ऐसा तो नहीं कि कंपनी के पास कैश ही नहीं होता। कंपनी के पास एक्टिविटी लेवल कितना है, मतलब कि क्या कंपनी बहुत जल्दी अपने स्टॉक को बेच पाती है। ऐसे कई सारी रेशियोज होती है। और आई एम श्योर आपने क्लास 12th में अकाउंटिंग रेशियो चैप्टर भी पढ़ा होगा, वहां पर ये सारे रेशियोज पढ़ी भी होंगी, अकाउंटिंग रेशियो है ना। लेकिन कुछ चीजें है जो कि शायद आपने नहीं पढ़ी होगी, वो आप पढ़ लेना। अब देखो बहुत सारे अकाउंटिंग फॉर्मूलाज और रेशियो बना सकता हूँ, जिसके बेस पे मैं डिसाइड करूंगा। सबसे पहला होता है ईबीआईटी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ये बेसिकली क्या होता है कि ऐसी इनकम सेल्स में से जब आप वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट को माइनस कर देते हो, कहने का मतलब जितने भी आपने सेल्स करी है, सपोज करो 5 लाख की सेल करी, और आपने उसमें वेरिएबल खर्चा होता है जो चेंज होता रहता है, यानी कि जो आउटपुट के हिसाब से बदलता है, जैसे कि मटेरियल, लेबर। तो आपने वेरिएबल कॉस्ट लगाई 1 लाख रुपए की, तो 4 लाख की होगी इनकम। फिर आपने फिक्स कॉस्ट, यानी कि जो फिक्स्ड है खर्चा जो करना ही करना होता है, वो 3 लाख का लगाया। तो ये जो इनकम आएगी ये से कहते हैं ईबीआईटी, अर्निंग आपने करी, लेकिन अभी इसके अंदर इंटरेस्ट और टैक्स माइनस नहीं करा, इसलिए बोलते हैं बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अभी आपने इसके बाद जो इंटरेस्ट माइनस होना है, इंटरेस्ट देना होता है, जो जिसने आपने लोन लिया जिससे भी आपने, उसको इंटरेस्ट देना होता है, वो माइनस नहीं करा, ना ही उसके बाद टैक्स माइनस करा। ये होता है ईबीआईटी, ठीक है। तो इससे आप देख सकते हो कि कंपनी की अर्निंग कितनी हो रही है। उसके बाद पीवीटी,
यानी कि इंटरेस्ट, ईबीआईटी में से इंटरेस्ट माइनस करने के बाद जो वो इनकम बोलते हैं ना, उसे बोलते हैं ईबीटी, या पीबीटी बोल दो या ईबीटी बोल दो। इसको ईबीटी भी बोल सकते हैं, अर्निंग बिफोर टैक्स, या पीबीटी बोल दो। यानी कि ये एक ऐसी इनकम है जिसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट होता है। अब सपोज करो ईबीआईटी आया 1 लाख रुपए, अब इसके ऊपर सबसे पहले आप क्या करोगे, इंटरेस्ट माइनस करोगे। वो था मान लेते 50,000 रुपये, वो आ गया 50,000 रुपये। अब ये क्या आ गया, पीबीटी या ईबीटी का, इसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट होता है। तो ये देख सकते हो कि कंपनी की ईबीटी कितनी है, जिससे मैं देख सकूं कंपनी टैक्स कितना देगी। उसके बाद क्या होता है, पीएटी, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। यानी कि अब ये एक ऐसी इनकम है जो कि सब कुछ अब माइनस हो रखा है। इसके अंदर आपने इंटरेस्ट भी माइनस कर दिया और टैक्स भी माइनस कर दिया। इसे बोलते हैं पीएटी या ईएटी, अर्निंग आफ्टर टैक्स या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। समझ आ गया। ये जो प्रॉफिट होता है, ये जो प्रॉफिट होता है, जैसे कि आपने सबसे पहले ईबीआईटी में क्या माइनस करते हो, इंटरेस्ट, फिर माइनस करते हो, पहले ईबीआईटी में इंटरेस्ट माइनस करते हो तो क्या आता है, पीएटी आता है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, पीबीटी आता है। फिर आप टैक्स माइनस करते हो, फिर क्या आता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होता है, ये बढ़ता है शेयर होल्डर्स को। यही शेयर होल्डर्स की इनकम होती है। इक्विटी शेयर होल्डर की बेसिकली जो इनकम होती है ना, वो यही होती है। बेसिकली इसी इनकम से सबसे पहले बढ़ता है प्रेफरेंस वालों को पैसा। पहले प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से प्रेफरेंस वालों को डिविडेंड दिया जाता है फिक्स। फिर दो आगे जो बचता है प्रॉफिट, उसको वो सारा का सारा प्रॉफिट मिलता है इक्विटी शेयर होल्डर। तो समझ में आ रही बात। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से ही एक्चुअल में डिविडेंड मिलता है शेयर होल्डर को। तो आप देखो, अगली हमारी रेशियो, अगली हमारा जो फॉर्मूला बनेगा वो आरओई बनेगा, यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी। मैंने क्या बताया आपको, इक्विटी, इक्विटी शेयर होल्डर को पैसा कैसे मिलता है, ये जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है उसके अंदर अगर मैं प्रेफरेंस वाला डिविडेंड माइनस कर देता हूं, क्योंकि सबसे पहले जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से जो डिविडेंड बढ़ता है वो किसको मिलता है, सबसे पहले मिलता है प्रेफरेंस वालों को। तो सबसे पहले प्रेफरेंस वालों को डिविडेंड मिलता है। इनको फिक्स होता है कि डिविडेंड मिलना ही मिलना है, सबसे पहले इनको मिलेगा। इनके बाद जो बचता है, इनके बाद जो बचेगा प्रॉफिट, वो बेसिकली बचेगा इक्विटी वालों के लिए। इसलिए अगर आपको इक्विटी की इनकम निकालनी है कि इक्विटी वाले के पैसा कितना कमाएगी, तो पहले आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस कर दो और डिवाइड कर दो कि इक्विटी वालों ने कितना पैसा लगाया था। आपको समझ में आ जाएगा कि इक्विटी शेयर होल्डर कितना पैसा कमाएगी। और सपोज करो कि वो आ रही है इनकम 1 लाख रुपए, कि 1 लाख रुपए का प्रॉफिट बचता है और आप कंपनी में 10 लाख रुपए लगा रहे हो, तो इसका मतलब हर साल आपको 1 लाख मिलेगा 10 लाख का, यानी कि 10% कमाओगे। समझ आ गई बात। इसको बोलते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी। क्लियर, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, रिटर्न ऑन शेयर होल्डर फंड, इसका मतलब क्या होता है, ये बेसिकली परसेंटेज होता है कि आपने, वही चीज है कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को आप डिवाइड कर दोगे टोटल शेयर होल्डर फंड। यानी कि इसमें आप ये नहीं देखते कि इक्विटी वाला कितना पैसा कमा रहे हैं, प्रेफरेंस वाला कितना कमा रहे हैं, इसमें आप दोनों ले लेते हो, बोथ प्रेफरेंस एंड इक्विटी। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऊपर लिखते हो पीएटी, क्योंकि ये सारा का सारा प्रॉफिट सब दोनों को बढ़ता है, प्रेफरेंस वालों को भी इक्विटी वालों को भी। फिर इसको डिवाइड कर देते हो कि टोटल पैसा कितना लगा रखा है शेयर होल्डर वालों ने। आपको दिख जाता है कि भाई वो कितना पैसा कमाएगा। फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने 1 लाख रुपए था, 1 लाख रुपए, लेकिन अब वो 1 लाख रुपए नहीं था, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का मान लेते 5 लाख रुपए। अब टोटल शेयर होल्डर ने पैसा लगा रखा था कंपनी में 20 लाख रुपए। तो इसका मतलब वो पैसा कमाते हैं टोटल मिला के कितना, सर कितना कमाते हैं, आप निकालोगे तो कितना आएगा, 2.5%। तो 2.5% आ जाएगा। समझ आ रही बात। ऐसे होता है। अगला होता है अर्निंग पर शेयर। ये भी बेसिकली सिंपल सी रेशियोज है, सिंपल से फॉर्मूले है जो कि एक के बाद एक निकल रहे हैं, कुछ नहीं है। इतनी बार मैं आपको बता गया, मैंने देखो, पहले होता है ईबीआईटी, उसमें से माइनस करते हैं इंटरेस्ट, है ना। फिर माइनस करते हैं क्या, इंटरेस्ट माइनस करते हैं तो क्या आता है, पीबीटी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। फिर हम माइनस करते हैं क्या, टैक्स। फिर आता है पीएटी, ये बढ़ता है शेयर होल्डर को। इसमें सबसे पहले बढ़ता है प्रेफरेंस वालों को डिविडेंड मिलता है। फिर आता है ऐसा ऐसा प्रॉफिट जिसे बोलते हैं रेजिडुअल प्रॉफिट बोलते हैं, बेसिकली जो बचा कुचा प्रॉफिट होता है, ये बढ़ता है इक्विटी वालों को। अब ये जो बटेगा,
वो बेसिकली एक शेयर पे कितना पैसा कमा रहे हैं उसे बोलते हैं ईपीएस, अर्निंग पर शेयर। यानी कि ये जो प्रेफरेंस वालों के बाद जो डिविडेंड आपका प्रॉफिट बचा, पीएटी में से जब प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस कर दूंगा, उसके बाद जो प्रॉफिट बचा वो मान लेते हैं 1 लाख रुपए बचा, तो ये 1 लाख रुपए जो रेशो निकालते हैं उसे बोलते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी। ये तो परसेंटेज था कि उन्होंने जो पैसा लगाया है उस पर कितना कमा रहे हैं, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि वो एक शेयर पे कितना पैसा कमाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कंपनी ने उन्होंने लगा रखा है, उन्होंने कंपनी ने मान लेते हैं, हमने पीछे अभी एग्जाम्पल में देखा था रिटर्न ऑन इक्विटी में कि 10 लाख रुपए लगा रखे थे, है ना, तभी 10% कमा रहे थे ये। लेकिन वो 10 लाख रुपए शेयर की फॉर्म में लगाता है बंदा, शेयर्स है ना वो। मान लेते हैं कि कंपनी के उसके 1 लाख शेयर खरीदे थे कंपनी ने, कंपनी के 1 लाख शेयर खरीदे थे उसने, और एक शेयर की वैल्यू 10 रुपए थी। तो एक शेयर की वैल्यू 10 रुपए थी, तो 1 लाख शेयर खरीदे, तब जाके उसके बाद 10 लाख रुपए लगाए थे, क्योंकि 1 लाख को 10 से मल्टीप्लाई को 10 लाख, 10 लाख आता है। तो इसका मतलब उसके लगा कितने रखे थे शेयर, उससे डिवाइड कर दो। तो 1 लाख शेयर से अगर मैं डिवाइड कर दूंगा, क्योंकि 1 लाख रुपए उससे मिलना है और 1 लाख शेयर्स उसके पास है, तो इसका मतलब एक शेयर पे कितना पैसा कमाता है वो आ जाएगा। तो एक शेयर पे इसका मतलब वो 1 रुपया कमाएगा। तो एक शेयर पे 1 रुपया कमा रहा है वो, ये होता है ईपीएस। तो पीएटी में माइनस कर दो प्रेफरेंस डिविडेंड, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर डिवाइड कर दो, तो एक शेयर पे कितना पैसा लगाता है ये बहुत जरूरी है। अगर वो एक शेयर पे ज्यादा पैसा कमाएगा तो बंदा इस कंपनी में ज्यादा पैसा लगाएगा। तो ईपीएस देखना बहुत जरूरी होता है कि कंपनी में ईपीएस कितना है। क्लियर। उसके बाद डीपीएस, अब ये तो भैया आपको बताने की जरूरत है नहीं, डीपीएस क्या होता है, डिविडेंड पर शेयर। डिविडेंड कितना बढ़ता है एक शेयर पे, वो कैसे निकालोगे भैया, प्रॉफिट में से जो बढ़ता है उसी को डिविडेंड बोलते हैं। ये जो प्रॉफिट का हिस्सा मिलता है उसी को डिविडेंड बोलते हैं। जैसे प्रेफरेंस वालों को डिविडेंड मिलता है पीएटी में सबसे पहले, फिर आपका रेजिडुअल प्रॉफिट मिलता है इक्विटी वालों को, यही डिविडेंड है, यही तो डिविडेंड होता है। तो कितना बटा, उसी को डिविडेंड बोलते हैं। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कितना हुआ, कभी कभार क्या होता है कंपनी प्रॉफिट को पूरा डिस्ट्रीब्यूट करती नहीं है, जैसे कि पीएटी में से मान लेते हैं कंपनी ने पूरा डिस्ट्रीब्यूट नहीं करा, इसमें से कुछ पहले रिजर्व बना दिया, रिजर्व रिजर्व बना दिया फ्यूचर के लिए, कि भाई फ्यूचर में पैसा इसको यूज करूंगा। तो फिर आपका जो है टोटल प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड देखना होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपका 4 लाख का पीएटी था, आपने 1 लाख का रिजर्व बना दिया, तो फिर आपका डिविडेंड 3 लाख का बटा है। तो 3 लाख ऊपर लिखोगे टोटल प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर डिवाइड कर दोगे तो डीपीएस आ जाएगा। तो ईपीएस और डीपीएस में ज्यादा कोई फर्क है नहीं, बट फर्क बस यही है कि कई बार क्या होता है कि हम पूरा प्रॉफिट जब बांटते नहीं है ना, तो डिविडेंड सिर्फ बांटते हैं, वो देखना पड़ता है कि डिविडेंड कितना बांटे, तो डीपीएस बोल देंगे। कई बार डीपीएस और ईपीएस एक ही हो जाता है, ठीक है ना। उसके बाद डिविडेंड पे आउट रेशियो कितनी है, यानी कि कितना डिविडेंड बट रहा है, उसकी रेशियो निकालते हैं। वो कैसे निकालूंगा, डीपीएस को ऊपर लिखो, ईपीएस को नीचे लिखो, आपको समझ में आ जाएगा कितना बट रहा है। अब सपोज करो कि वो एक शेयर पे पैसा कमा रहा है कितना, अभी हमने पीछे देखा 1 रुपये कमा रहा है, लेकिन जो बट रहा है पैसा, क्योंकि कमाना और डिविडेंड मिलना दोनों अलग अलग बातें। डीपीएस देखना इसलिए जरूरी होता है कि कई बार क्या होता है कि आप कमा तो रहे हो 1 रुपया, लेकिन कंपनी देती नहीं है, कंपनी दे रही है सिर्फ आधा रुपये, डिविडेंड दे रही है आधा, कमा रहे हो 1 रुपये, तो आपको समझ में आ जाएगा कितना बट रहा है। डिविडेंड पे आउट रेशियो आ जाएगी, इसे बोलते हैं डीपी रेशियो। क्या बोलते हैं, डिविडेंड। तो कितने आ रहे हैं, 50%। तो इसका मतलब आप जितना कमा रहे हो उसका 50% आपको मिलेगा। क्लियर हो रहा है यहां तक, बहुत बढ़िया। तो कितना कमा रहे हो उसका 50% मिल रहा है आपको सिर्फ, तो ये दिक्कत है। ठीक है, अगला हमारा रेशियो देखते हैं, अगले हमारी रेशियो कौन सी है, पी रेशियो। अब ये पी रेशियो क्या होती है, प्राइस अर्निंग रेशियो। बहुत ही इंपॉर्टेंट रेशियो है ये, एक्चुअल में बहुत सारे इन्वेस्टर इसको यूज करते हैं, प्रैक्टिकली बता रहा हूं मैं आपको। शेयर मार्केट में पैसा लगाना है कि नहीं लगाना, वो इस रेशियो को बहुत इस्तेमाल करते हैं। क्या है वो रेशियो, कि मार्केट प्राइस क्या चल रहा है शेयर का, और डिवाइड कर दो कि अर्निंग पर शेयर। मतलब क्या है कि मैं पीछे वाला एग्जांपल ले रहा हूं कि 1 रुपए कमा रहे हो आप, अर्निंग पर शेयर 1 रुपए ही है, लेकिन जो मार्केट प्राइस है एक शेयर का वो कितना है, मान लेते हैं कि कम 100 रुपए चल रहा है। इसका मतलब पी रेशो कितने आ गई, 100 रुपए। 100 रुपए का मतलब क्या है,
100 रुपए का मतलब यह है कि जितने का प्राइस है ना, आप बेसिकली 100 रुपए पर प्राइस अर्निंग रेशियो है। मतलब क्या है इसका ध्यान समझो, कि 1 रुपया कमाने के लिए मतलब आपको 100 रुपए लगाने पड़ेंगे। ये है इसका मतलब। क्योंकि आप 1 रुपया कमा रहे हो ना एक शेयर पे, और एक शेयर की वैल्यू 100 रुपए है। इसका मतलब आपको 100:1 आ गई। इसका मतलब आपको 1 रुपया कमाना है तो 100 रुपए का प्राइस देना पड़ेगा। वहीं पे अगर आप 2 रुपए कमा रहे होते हैं एक शेयर पे, तो इसका मतलब आपको 50 रुपए का प्राइस देना पड़ेगा एक 1 रुपया कमाने के लिए। क्या है इसका मतलब? ये है इसका मतलब बस, कि 1 रुपया कमाने के लिए आपको 50 रुपये देना पड़ेगा। जितनी ज्यादा पीई रेशियो ज्यादा होगी किसी कंपनी की, वो ज्यादा बढ़िया है, उस कंपनी की ज्यादा पैसा कर। मतलब अगर आप सोच रहे हो कि भाई 1 रुपये कमाने के लिए मैं मतलब 100 रुपये देना पड़ेगा, इसका मतलब बहुत ज्यादा है रेशियो। मैं 100 रुपये महंगा दे रहा हूँ। अगर सपोज करो कि मैं 2 रुपये कमा रहा हूँ किसी कंपनी में, तो इसका मतलब मेरे पी रेशियो 50 रुपये है। इसका मतलब मुझे 1 रुपया कमाने के लिए सिर्फ 50 रुपये ही देने हैं, तो मैं उस कंपनी में पैसा लगाऊंगा। समझ रहे हो बात को? तो पी रेशियो कम से कम आनी चाहिए, ज्यादा बड़ी रहती है। ये ज्यादा बड़ी रहती है शेयर मार्केट के हिसाब से, मैं कह रहा हूँ। जितनी कम रेशियो होगी उतना ज्यादा फायदा है। ठीक है, इसका मतलब आप कम पैसा लगाओगे और ज्यादा पैसा कमाओगे। आगे होता है यील्ड। यील्ड का मतलब क्या होता है? यील्ड का मतलब होता है रेट ऑफ रिटर्न, कि रेट ऑफ रिटर्न कितना कमाते हो आप। अब इक्विटी में जो रेट ऑफ रिटर्न होता है वो फिक्स नहीं होता, हालांकि वो निकालना पड़ता है। ठीक है, तो यील्ड इज द परसेंटेज रिटर्न अर्नड ऑन मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर पे मार्केट प्राइस कितना पैसा कमाते हो। अब देखो दो तरीके से निकलता है ये, एक होता है अर्निंग यील्ड, एक होता है डिविडेंड यील्ड। अब अर्निंग यील्ड जैसे वही निकालते हैं जैसे कि ईपीएस के हिसाब से, जैसे मैंने बताया कि ईपीएस कितना चल रहा है, और उसको डिवाइड कर दो मार्केट प्राइस पर शेयर से, तो आपको समझ में आ जाएगा। ये बिल्कुल वही है, मार्केट प्राइस पर शेयर अपॉन ईपीएस। इसे पी रेशियो बोलते हैं। लेकिन अगर मैं उल्टा कर दूंगा ईपीएस अपॉन एमपीएस, तो उसे अर्निंग यील्ड बोलते हैं। जैसे कि आपने 1 रुपया कमा रहे हो लेकिन 100 रुपये लगाना पड़ेगा, इसका मतलब आपकी अर्निंग यील्ड कितनी आ गई? सिर्फ 1%। सिर्फ 1% कमा रहे हो आप। और ऐसे ही अगर हम देखें तो डिविडेंड यील्ड देखते हैं। डिविडेंड यील्ड रेशियो क्या होती है? ये वही है कि बस आपका डिविडेंड पर शेयर लिखना ऊपर। कई बार क्या होता है कि आप कमा तो रहे हो लेकिन उसका पूरा डिविडेंड नहीं मिलता ना। तो डिविडेंड कितना मिल रहा है आपको? मान लो ₹0.5 मिल रहा है, और मार्केट प्राइस 100 रुपये है, तो सिर्फ इसका मतलब आपकी रेशियो क्या है? 5%। 5% भी नहीं है, आधा परसेंट कमाओगे, आधा। जी हाँ, आधा परसेंट कमा रहे हो आप, ½ डिविडेंड मिलेगा आपको। समझ आ रही है बात? तो ये उम्मीद करता हूँ यहां तक आपको बिल्कुल समझ में आ गया है। अब इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बहुत ही अच्छे से बताता हूँ, सारे फॉर्मूले, कुछ ही नहीं है, एकदम क्लियर हो जाएगी आपके। कंपनी की जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट निकालते हो, तो ये देखो ऐसा निकलता है, इसे बोलते हैं आपका स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है एक तरह का आपका। कि देखो ये सबसे पहले दे रखा है ईबीआईटी, जो मैं आपको स्टार्टिंग में बता रहा था। ईबीआईटी जो हम समझ रहे हैं, ईबीआईटी क्या होता है? सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट माइनस करने के बाद, ये पहले दे रखा है आपको। फिर उसमें देखो इंटरेस्ट माइनस कर रखा है। फिर आ गया आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स, जिसे पीबीटी बोल रहे हैं। फिर हमने इन्होंने टैक्स माइनस करा 30%। फिर पीएटी आ गया, पैट। ये इससे आपने देखो सबसे पहले क्या करा, इन्होंने सबसे पहले प्रेफरेंस डिविडेंड को दिया। तो प्रेफरेंस डिविडेंड दिया तो 40,000 रुपये दिया। फिर जो बचा, ये क्या है? अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, मैं आपको बता रहा था। फिर इन्होंने इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड दिया, लेकिन जो बचा उसको इन्होंने बचा के रख लिया। उसको बचा के रख लिया। तो बेसिकली ये चीज है, ये रिटेन अर्निंग। अब यहां से हम निकालेंगे, देखो ये बैलेंस शीट है कंपनी की। कंपनी की बैलेंस शीट दे रखी है कि शेयर कितने पड़े हैं कंपनी के पास। ये सब उस यहां से आपको समझ में आ जाएगा कितने शेयर पड़े हैं कंपनी के पास। ठीक है, तो ये बैलेंस शीट दे रखी है। अब मुझे, अगर मैं आपसे पूछूं, मुझे ये निकालना है कंपनी का ईपीएस कितना है, तो कैसे निकालूंगा? बताओ मुझे। ईपीएस निकालना है, तो सर मैंने क्या बताया था, ईपीएस कैसे निकलता है? कि कितनी अर्निंग कर रहे हैं इक्विटी शेयर होल्डर, कितनी अर्निंग कर रहे हैं? 8,84,000 कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? 8,84,000 ये अर्निंग कर रहे। तो 8,84,000 जितनी अर्निंग कर रहे हैं वो पे लिखो।
फॉर्मूला क्या था, पीएटी में से प्रेफरेंस डिविडेंड को माइनस कर दो। यही तो फॉर्मूला था ना, वही तो कर रहा हूं मैं भी, कि जो पीएटी में से प्रेफरेंस डिविडेंड को माइनस करने का जो बचा वही तो अर्निंग है सारी इक्विटी शेयर होल्डर की। देखो मिला नहीं, पेमेंट इक्विटी को डिविडेंड की कम हुई थी, लेकिन मैं यहां बात करूं ईपीएस कमाया कितना। तो कमाया इन्होंने 8,84,000। नीचे डिवाइड क्या करोगे, कितने शेयर थे। तो यहां पर आप देखो बैलेंस शीट में देखोगे इक्विटी शेयर थे कितने, 40,000। कितने थे, 40,000। तो 40,000 शेयर से डिवाइड करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि एक शेयर पे कितना पैसा कमा रहा है इक्विटी शेयर में। तो जीरो से जीरो काटो, फोर से फोर काटो, फोर वन जा, तो 2.21 पर शेयर, यानी कि एक शेयर पे इक्विटी शेयर होल्डर 2 रुपए कमा रहा है। लेकिन ये भी एक सही रेशियो नहीं है, हमने एक और रेशियो देखी, उसका नाम क्या है, डीपीएस। डीपीएस से आपको एक्चुअल समझ में आएगा कि आप कमा कितना रहे हो। कमाया तो आपने 2.21 है, लेकिन आपको मिला नहीं है, तो उससे समझ में आएगा डीपीएस से। डीपीएस का मतलब क्या है कि डिविडेंड आपको कितना मिला है, डिविडेंड पर शेयर। जी हाँ, डिविडेंड कितना मिला है। डिविडेंड कैसे निकालोगे, आप सीधा डिविडेंड पर शेयर निकाल दो। नहीं पता डिविडेंड पर शेयर, तो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेड यहाँ लिखो, डिविडेंड लिखा होता ना, टोटल डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेड, ये फॉर्मूला था ना, देखो पीछे, बिल्कुल है ना। टोटल प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड या टोटल डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेड, इसको लिख दो टोटल प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर, वही वही चीज करनी है। अब देखो पीछे लिखा हुआ था, पीछे क्या लिखा हुआ था कि भाई 8,84,000 कमाया, लेकिन मिला कितना, डिविडेंड की पेमेंट कितनी हुई, 3,92,000। यानी कि उन्होंने क्या करा, 4,92,000 को रिटेन अर्निंग कर ली, मतलब बचा के रख लिया उसको, फ्यूचर के लिए रिजर्व बना लिया आपने उसका, बचा के रख लिया। तो उसका मतलब बाटा कितना, सिर्फ 3,92,000। तो इसका मतलब 3,92,000 बटा, और 40,000 इक्विटी शेयर होल्डर थे। तो अब निकालो कितना, अब कितना मिला आपको, अब निकालो। तो 4 9 36, 4 8 32, तो 9.8 पर शेयर। ठीक है, कितना मिला, 9.8। सही है 9.8, नहीं नहीं 9.8 सही नहीं आ रहा है, थोड़ा सा गड़बड़ होगी शायद, एक मिनट। यहाँ पर देखो, हाँ यहाँ तो मेरे से गड़बड़ होगी होगी, हाँ ये सॉरी गलत है। ये 22.1 आ रहा था और ये सही है, ये आएगा 9.1। ऊपर 22.1 था, तो ये 9.8 आएगा। यानी कि आप अर्निंग आपकी तो 22.1 हो रही थी, लेकिन आपको मिल रहा है सिर्फ 9.8। तो ये ज्यादा अच्छा है मेजरमेंट करने का तरीका। और रेशो निकालना चाहो तो आप और रेशो निकाल सकते हो, आपको सारी आती है अब। आप कोई भी रेशो मुझे बताओ कैसे निकलेगी, कोई भी रेशो निकाल सकते हो। अब फॉर एग्जांपल मुझे ये देखना है प्राइस अर्निंग रेशो, पी रेशो देखनी है ना, तो देखो प्राइस अर्निंग रेशो आपके सामने निकाल के दिखाऊंगा मैं। लेकिन प्राइस अर्निंग रेशो निकालने के लिए पहले देख लो कि मार्केट प्राइस दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है, देखो नीचे दे रखा है मार्केट प्राइस क्या है, 100 रुपये है। तो प्राइस अर्निंग के लिए मुझे चाहिए होता है मार्केट प्राइस। इसे शॉर्ट फॉर्म में पीई रेशो बोलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रेशो होती है। तो पीई रेशो देखो अब, मार्केट, इसका फॉर्मूला क्या था कि मार्केट प्राइस क्या चल रहा है, डिवाइड कर दो ईपीएस से। मार्केट प्राइस पीछे इन्होंने बता रखा है, देखो 100 रुपये चल रहा है, तो 100 रुपये चल रहा है तो 100 रुपये ऊपर लिखूंगा। और कमा कितना रहे हो, 22.1 रुपये, अभी आपने देखा, तो 22.1, तो 22.1 लिखूंगा। तो आप जनरली देखोगे तो वैसे तो ये आप करोगे ना, तो वैसे 22, ये लगभग 4 पॉइंट के लगभग कुछ आएगा। ठीक है ना, 4 पॉइंट के लगभग कुछ आएगा वैसे तो ये करोगे तो बेसिकली 4.5 अप्रोक्सीमेटली कह रहा हूं मैं, ये आएगा। इसका मतलब पता क्या है, कि 4.5 पे आप कमाओगे 1 रुपया जब आप दोगे। ध्यान से मेरी बात सुनना, क्या मतलब है देखो, आप जब आप 100 रुपये दे रहे थे तो आप 22.1 रुपये कमा रहे थे। तो मैंने ये 4.5 पे क्या निकाला है, ये निकाला है कि ये देखो 100 रुपये को मैंने डिवाइड कर दिया 22.1 से, यानी कि 1 रुपया कमाने के लिए आपको 4.5 रुपये देने पड़ेंगे। क्लियर हो गया, वही मैंने आपको बता था पीछे भी, कि 1 रुपया कमाने के लिए आपको 4.5 रुपये देने पड़ेंगे, जो कि काफी अच्छा है, जो कि काफी अच्छा है। 1 रुपया कमाने के लिए आपको 4.5 रुपये देने पड़ेंगे सिर्फ, जो कि काफी बढ़िया है। जितना कम होगी उतना बढ़िया है। अब आप कोई भी रेशो निकाल सकते हो,
डिविडेंड यील्ड रेशियो निकाल लो, आसान है, आपके सामने कोई भी रेशियो निकाल सकते हो। रिटर्न ऑन इक्विटी निकालना चाहो आपके सामने, देखो वो भी निकाल सकता हूँ। आपको नोट्स तो मिल ही जाएगा ना यहाँ से, तो आप देख लेना आराम से कैसे निकाल रहा हूँ मैं। तो रिटर्न ऑन इक्विटी का मतलब क्या है कि भाई आपको रिटर्न कितना मिला, है ना। यानी कि वही चीज, पैट में से पैट में से जब आप प्रेफरेंस डिविडेंड का माइनस कर सकते हो, यानी कि आप कह सकते हो कि अर्निंग कितनी करी है, अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। मिला कितना है डिविडेंड ये नहीं देखते ज्यादातर, हम ये देखते हैं कि अर्निंग कितनी करी है इक्विटी शेयर होल्डर ने, और डिवाइड कर दो पैसा कितना लगाया था। ठीक है, टोटल टोटल फंड्स इन्वेस्टेड बाय इक्विटी शेयर होल्डर, ये लिख दो, मल्टीप्लाई 100 कर दो, या फिर जो उन्होंने वहां लिखा था वो लिख दो, इक्विटी शेयर होल्डर फंड्स। तो कितना कमा रहा है, देखो अर्निंग कितनी करी थी, देखो यहाँ लिखा हुआ था आपके सामने 8,84,000। दिया कितना है डिविडेंड ये ना देखो, कमाया कितना है। तो हम कमाएंगे तो 8,84,000 नहीं, मेन तो ये चीज देखते हैं ना। तो ये देखा, और पैसा कितना लगा रखा था पीछे आपने देखा, यहाँ पर 4 लाख पे लगा रखे हैं। ये ना करना, अगर मैं 40,000 से डिवाइड कर दूंगा तो ईपीएस आ जाएगा, लेकिन मुझे क्या निकालना है, परसेंटेज की फॉर्म में रिटर्न ऑन इक्विटी निकालना है। तो 4 लाख लिखूंगा, 4 लाख रुपए लगा रखा था, रुपीस की फॉर्म में लिखना है, मुझे ये नहीं निकालना कि ईपीएस, मुझे ये नहीं निकालना, ठीक है। तो अब यहाँ पर करोगे तो कितना आ गया, वही आ जाएगा आप लगभग। भैया ईपीएस आ रहा था 22.1, 22.1 आ रहा था ना, तो ये कितना आ जाएगा, कुछ नहीं है ये बेसिकली लगभग उतना ही आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर आप निकालोगे तो 3 जीरो से 3 कट गई, 4 2 जा 4 1 जा। उसके बाद आप निकालोगे तो यहाँ से ये है ना, 2 जीरो यहाँ से कट जाएगी, तो ये कितना आ रहा है, कितना आ रहा है ये, देखो बहुत बढ़िया है, 221% आ रहा है ये तो। कमाल का रेशियो है, मतलब क्या है कि 4 लाख लगाया और 8,84,000 कमा लिया, तो वो तो बहुत तगड़ी रेशियो आ गई। तो ये बहुत ही तगड़ा इसका मतलब कंपनी है, 221% कमा रहे हो आप, है ना बढ़िया। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी आपको, समझ में आया होगा अच्छे से। तो सब्सक्राइब कर ले चैनल को, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगली वीडियो में।